बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर, आज जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे, जो मैंने पहले भी आपके साथ क्लास में शेयर किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि क्वांटम फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, और क्वांटम फिजिक्स इज बेसिकली द आइंस्टाइन्स फिजिक्स। और इसका जो शुरू का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो ये कि लाइट की पार्टिकल नेचर सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस करते हुए न्यूटन। ठीक है, ये सबसे पहली डिस्कवरी थी जो कि लाइट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई, जब साइंटिस्ट को ये क्यूरियोसिटी थी कि लाइट बेसिकली क्या है। तो न्यूटन ने इन दो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये बेस करके बताया कि लाइट की पार्टिकल नेचर। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है इंटरफेरेंस के लिहाज से। इंटरफेरेंस एंड देन डायफ्रैक्शन एंड देन पोलराइजेशन, इन तीनों ने डिफरेंट साइंटिस्ट के ज़माने में, कोई किसी एक साइंटिस्ट को नहीं हम रिकमेंड कर सकते, दे प्रूव दैट ये लाइट की वेव नेचर है। आफ्टर दैट लाइट की पार्टिकल नेचर को फिर से एक बूस्टअप मिला, जिसका सबसे पहला स्टार्ट लेने वाला जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें फिर से एक डिस्कवरी जो है दबसरा की शो की, जिसने दोबारा से न्यूटन की जो बात थी उसको सच्चा प्रूव किया, और उसको फिर से एक तरह से उसका रिवाइवल हुआ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि हमारी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको अपने वन बाय वन पढ़ना है। इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, देन कॉम्पटन इफेक्ट है, फिर प्रोडक्शन डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नॉट इन द फिजिक्स इन द मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने बाकायदा तौर पर एक इनिशिएटिव लिया कि न्यूटन जो है वो गलत नहीं था, और न्यूटन की जो पार्टिकल नेचर की प्रेडिक्शन थी लाइट के बारे में वो सही थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किसी एक साइंटिस्ट को डिक्लेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे भी कि इसमें एट अ टाइम आई थिंक कि 5 से ज्यादा साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट को 5 to 6 साइंटिस्ट ने एक ही वक्त के अंदर, सॉरी डिफरेंट औकात के अंदर इसमें अपना हिस्सा डाला, इसमें अपना शेयर डाला। बिल्कुल वैसे जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जमानों में अपना हिस्सा डाला था, इसमें भी इन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट अपना हिस्सा डाला। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये किन एक्सपेरिमेंट से, ये मतलब किन साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी। ये 2 साइंटिस्ट थे, इस इनको हम कहते हैं लमर, ठीक है, एंड प्रिंशन। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं इनके स्पेलिंग्स के लिहाज से। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया सबसे पहले, और सिर्फ इन्होंने डिस्कवर किया था, बाकी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर वो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वक्तों में की, जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये होली सोली हम आइंस्टाइन के नाम डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज इसी पे उसको नोबेल प्राइज मिला था। सो ये उसका सारे का सारा एक एक्सपेक्ट था, राइट। एंड कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो जैसे कि नाम से जाहिर है कि कॉम्पटन ने ही किया था, ऑर्थर कॉम्पटन इसका नाम था पूरे का पूरा साइंटिस्ट का। एंड जो पेयर प्रोडक्शन है इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने आई थिंक हिस्सा लिया था, लेकिन ये कि इसकी जो पहली जो एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की हुई थी प्रोडक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बारह एनीवेज। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बहरहाल एनीवेज अभी हम स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो ये करेंगे कि लाइट की पार्टिकल नेचर न्यूटन ने बताई, वेव नेचर भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताई। उसके बाद दोबारा से पार्टिकल नेचर का रिवाइवल हुआ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिसको हम आइंस्टाइन की फिजिक्स कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि बिल्कुल आखिर में जाके हम ये कंक्लूजन निकालेंगे फिर कि इन तमाम कियोस के अंदर के पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, फिर वेव है। आखिर में ये फैसला हुआ था कि लाइट की डुअल नेचर है, यानी कि वो एट अ टाइम अपनी दोनों नेचर्स में से कोई एक नेचर दिखाती है और एक छुपाती है, ठीक है। इसकी वजह से साइंटिस्ट हमेशा जो है वो धोखे के शिकार रहे, और वो 100% जो है वो श्योरिटी के साथ कभी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए कि लाइट की बेसिकली नेचर कौन सी। तो ना पार्टिकल नेचर गलत थी जिन साइंटिस्ट ने कहा, ना ही इसमें वेव नेचर की कोई गलती नहीं बनती। आफ्टर दैट अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि नाम इसका ब्लैक बॉडी जरूर है, लेकिन असल में हर काली नजर आने वाली चीज या हर ब्लैक नजर आने वाली चीज ब्लैक बॉडी नहीं होती। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको वैसी ही वेरिएशन के साथ बताया जाए जो कि इसका हक बनता है।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो पहली बात आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है कि ये कोई ब्लैक कलर की बॉडी होगी जिसमें से कोई चीज रेडिएट करती हुई यानी कि बाहर आती हुई हमें एनर्जी नजर आ रही है। तो ये आधी बात तो ठीक है कि इसमें से रेडिएशन यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स हमें बाहर आती हुई नजर आती है, महसूस होती है। लेकिन क्या हर ब्लैक बॉडी में से ही होगा? ऐसी बात नहीं है। इसमें से जो हर एक बॉडी आपकी जिंदगी के अंदर, उसमें से कोई ना कोई रेडिएशन या कोई ना कोई एनर्जी निकलती हुई आपको दिखाई देती है। इवन कि अगर आप अपनी एग्जांपल लें तो गर्मियों में जब आप भागते हुए आते हैं, बाहर से आते हैं, तो आपकी बॉडी उस वक्त शदीद गर्म होती है। तो अगर हमारे ऊपर भी कोई सर्च लाइट डाली जाए या कोई खास किस्म का कैमरा लेकर, अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, अगर आप उसमें अपनी वीडियो वीडियो और इमेजेस को देखें तो आपको यूं लगेगा जैसे आपके अंदर से भी इस तरह की रेडिएशन एमिट हो रही है। फर्क सिर्फ ये है कि वो रेडिएशन हमें खास कैमरे के थ्रू ही नजर आ सकती हैं, आम आंख से नजर नहीं आती हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो किसी और रीजन में लाई करेंगी, यानी कि हमारी आंख अगर विजिबल रीजन में देख सकती है तो विजिबल रीजन के अलावा जो आपका बाकी स्पेक्ट्रम है, यानी कि विजिबल रीजन से इस साइड पर आपका अल्ट्रा वायलेट है और इस साइड पर हमारा इंफ्रारेड है। तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में से गर्मियों के दिनों में जो रेज निकल रही हो वो या तो इंफ्रारेड में लाई करें या अल्ट्रा वायलेट में लाई करें, से हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन अगर कोई और कैमरा हम ऐसा ले लें जो कि इस तरह के रीजन के अंदर डिजाइन किया गया है देखने के लिए, तो उसमें हमें रेडिएशन वाज़ेह तौर पर निकलती हुई नजर आएंगी, दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि अब हम तो ब्लैक बॉडी नहीं है लेकिन स्टिल वी रेडिएट एनर्जी। सो इसका प्रॉब्लम और इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एक नाम है स्पेसिफिकली, लेकिन दुनिया की हर चीज जिसमें से रेडिएशन इमिट होती है या एनर्जी बाहर आती है या हीट बाहर आती है, उसको हम ब्लैक बॉडी का ही नाम देंगे, और तो वो ब्लैक नहीं है, जैसे मैं और आप ब्लैक नहीं है, ठीक है। ब्लैक कलर का नाम से इसलिए इसको स्पेसिफिकली कहा गया है कि ब्लैक कलर इज सेड टू बी द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी एज वेल एज द बेस्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप ब्लैक स्वेटर पहन के धूप में बैठे कुछ देर के लिए, अगर आप व्हाइट स्वेटर पहन के धूप में बैठे, तो आपको ये डेफिनेटली पता है कि ब्लैक शॉल या ब्लैक स्वेटर पहन के धूप में बैठने से आप ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, इसलिए कि वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। और फौरन से वो क्या करता है कि अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वही हीट बाद में रेडिएट करता है। तो ब्लैक बॉडी का नाम सिर्फ एक सिंबॉलिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखा है, इस टॉपिक में दिया गया, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्लैक कलर सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का। जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर पड़ती हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने कलर की वजह से, और उसके बाद जितनी भी रेडिएशन इसमें से निकल सकती है वो निकालता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का नाम सिर्फ सिंबॉलिकली इस वाली वजह से है। सो अगर हम एक इमेजिन करें इस तरह की बॉडी को, तो ये बॉडी कुछ इस किस्म की इमेजिनेशन में बनती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका बाहर एक कॉपर का स्फेयर है, किसी भी चीज का हो सकता है। और ये जो ब्लैक बॉडी है ना, ये अंदर ये वाली जगह है जो आपको दिखाई दे रही है। ये वाली जगह कैसे है कि आपने एक बॉडी को लेकर उसको अंदर को सारा का सारा आपने हॉलो कर दिया, खोखला कर दिया, उसके बाद अंदर सारा आपने जो है वो ब्लैक कलर कर दिया। ब्लैक कलर भी आप कर सकते हैं, अंदर आप कोयला भी जो है वो उसको मतलब रब कर सकते हैं, काजल रब कर दें, या फिर ये कि आपको ब्लैक सूट लेकर, सूट राख को कहते हैं, ऐश या राख, आप उसको लेकर सारा का सारा रब कर दें तो वो अंदर की तमाम जगह जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी। और सिर्फ एक छोटा सा होल आपने खुला रखना है जिसको हम ओपनिंग कहते हैं। ओपनिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से आपकी जो धूप है या रेडिएशन है या हीट है वो अंदर एंटर होगी, और जब वो अंदर एंटर होगी तो ब्लैक कलर से टकराने के बाद वो ये मल्टीपल किस्म की टकराना जो है इसका होगा, एक बॉल आपकी अंदर जाए और वो जगह जगह जाके टकरा कर वापस उसी में गुम हो जाए। तो रेडिएशन भी अंदर जाकर जगह जगह ब्लैक कलर की ऐसे टकराने के बाद अंदर ही की अंदर रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉडी इज सेड टू बी द बेस्ट एब्जॉर्बर। तो जितनी भी रेडिएशन या जितनी भी हीट हम ब्लैक बॉडी पे डालते हैं वो सारी की सारी हड़प कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और उसके बाद जब हम हीट डालना बंद कर देंगे और उसको ठंडा करेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसी ही हीट हमें वापस लौटा देगी जो उसने एब्जॉर्ब की थी। इस तरह की जो भी चीज है या जो भी बॉडी है दुनिया में जो कि गर्म करने पे हीट एब्जॉर्ब करती है और ठंडा करने पर जब उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा करते हैं तो वो सारी की सारी रेडिएशंस को या हीट को हमें लौटा देती है। पहले एब्जॉर्ब करती है, यानी कि पहले ये हीट अंदर जाएगी और ठंडा करने पर ये हमें लौटा देगी वापस, उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम देंगे। नो मैटर्स कि वो ब्लैक नजर आती है या वो ब्लैक नजर नहीं आती है, मीन्स कि तमाम बॉडीज दुनिया की ब्लैक बॉडी है, लेकिन जो बेस्ट बॉडी होगी वो वही होगी जो पूरी की पूरी ब्लैक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर, क्योंकि उसमें ये क्वालिटी अल्लाह ने रखी है कि वो बेस्ट एब्जॉर्बर और बेस्ट रिफ्लेक्टर दोनों का काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एक और पिक्टोरियल डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि एक इमेजिनरी डायग्राम है, वो यही है कि पूरी की पूरी बॉडी आपने ब्लैक की हुई है, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, इसमें रेडिएशन चल रही है और उसके बाद जब ठंडा करेंगे तो ये इमिट कर देगी, ठीक है। ये भी इसकी एब्जॉर्प्शन और एमिशन की निशानी है जो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म इसका दिखाई दे रहा है।
अब एक चीज मैं आपको और बता दूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि फ्यू कॉमन डेज एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स जो कि काम करते हैं विच यूटिलाइज देयर रेडिएशन फॉर अदर प्रोसेसेस और एमिट विजिबल लाइट आर, मतलब ये मैंने वो आपके सामने चीजें रखी है ब्लैक बॉडी जिसको देखने में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ब्लैक बॉडी है, लेकिन ये सारी की सारी ब्लैक बॉडी ही की कैटेगरी में आती है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कलर, बिकॉज उनका कलर तो कभी ब्लैक नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिज्म, क्योंकि ये वही मैकेनिज्म पे काम करती है जिस मैकेनिज्म के ऊपर आपकी ब्लैक बॉडी असल ट्रू ब्लैक बॉडी काम करती है, जिसमें स्टोव्स आ जाते हैं आपके कुकिंग स्टोव्स, वो भी ब्लैक बॉडी है, हालांकि वो ब्लैक होते नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर्स वो भी ब्लैक बॉडी की शक्ल है, क्योंकि शुरू में वो गर्म करते हैं, उसके बाद वो जब देखते हैं कि कमरा ठंडा हो गया, उनका अपना टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो फिर वो हीट देना शुरू कर देते हैं। आपने शुरू में भी देखा होगा कि शुरू में जो हीटर है आपका, उसकी सरफेस जो है वो नॉर्मल होती है, और जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू होता है, पहले उसका जो कलर है वो लाइट मतलब रेड होता है, उसके बाद जब बहुत गर्म हो जाए तो फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर बहुत शदीद गर्म हो जाए तो येलो ऑरेंज हो जाता है, फिर बहुत शदीद गर्म उससे भी ज्यादा हो जाए तो व्हाइट हो जाता है, तो अपने कलर डिफरेंट बदलता रहता है। स्टार्स एंड सन, इसमें से भी जो लाइट निकलती है वो आपको नजर आती है, ठीक है, और वो एक ब्लैक बॉडी है। इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब्स भी ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब है, हालांकि वो ब्लैक नजर नहीं आते। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिसमें मैं और आप सब शामिल है, मैंने भी आपको 3 एग्जांपल देके समझाया है। और बर्गलर अलार्म्स, बगलर अलार्म जो है इसको चोर अलार्म बेसिकली कहते हैं, जो आपकी गाड़ियों वगैरह में लगा होता है, ये भी सेंसिटिव अलार्म है, और ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है, जैसे जैसे गाड़ियों के अंदर जो है वो जो अलार्म लगे होते हैं, वो जब भी कोई टच करता है उनके साथ तो गाड़ी का अलार्म होना शुरू कर देता है, इट मीन्स कि वो भी इस किस्म की रेडिएशंस को सेंस करते हैं और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि सूरज जो है उसमें से रेज निकलती है, मीन्स कि सूरज भी ब्लैक बॉडी है, हालांकि इसका कलर बिल्कुल ऑरेंज है। यहाँ से जो रेडिएशन निकलती हैं वो हमारी जमीन पे जाके करती हैं, मतलब उसको हिट करती है, तो जमीन ही जो है वो हमारी ब्लैक बॉडी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो कितनी रेडिएशन वैक्यूम के अंदर इमिट करती है, ठीक है, जिसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सूरज की मिसाल आपके सामने, और ये हॉट स्टोव यानी कि कुकिंग स्टोव है, जो कि आम आजकल इलेक्ट्रिकल कुकिंग स्टोव लिख रहे हैं, इन दोनों की शक्ल आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्लैक बॉडी ही की एग्जांपल्स हैं। टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर द सन एंड द हॉट स्टोव, ये मैंने दोनों आपके सामने रखे हैं, बोथ ऑफ विच एमिट रेड लाइट ड्यू टू देयर टेम्परेचर। ये जो कलर आपको निकलता हुआ इन दोनों में से नजर आ रहा है, ये इनका टेम्परेचर शो करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। देखें, ये जो आपका स्टोव है इसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही है, जबकि जो सूरज है उसमें से ऑरेंज रेड कलर की लाइट निकल रही है। इट मीन्स के ऑरेंज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेड कलर के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होती है। इट मीन्स दैट यहाँ से जो लाइट निकल रही है स्टोव के अंदर से, उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रिक्वेंसी कम है। लेकिन अगर हम ऑरेंज लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली रेड के मुकाबले में ज्यादा है। आप वो वेबक्यूर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखने तो आपको समझ आ जाएगी। और वेवलेंथ जो है वो उसके मुकाबले में कम है। इसका मतलब ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्लास रिलेशनशिप, जिसको आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टली, इज इक्वल टू एच एफ। इसका मतलब ये है कि ऑरेंज कलर की जो एनर्जी है यानी कि सूरज से निकलने वाली लाइट की एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी विच इज एमिटेड बाय द हॉट स्टोव, जो कि आपका चूल्हा एमिट कर रहा है, राइट। तो ये आप जब विबग्योर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाती है कि मैं किस तरह से बात करूँ। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज है और ये रेड है। इस साइड पर हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, लैम्डा इंक्रीजिंग अप साइन, ठीक है। इसका मतलब है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ऑरेंज की कम है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी भी इसका मतलब है कि ज्यादा होती है। ये ब्लैक बॉडी की प्रैक्टिकल शक्ल आपके सामने मैंने रखी है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी ब्लैक है, बाहर से भी और अंदर से भी ब्लैक हो। वैसे बाहर से इसका जो भी कलर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर से ब्लैक होना बहुत जरूरी है उसका, क्योंकि सारा काम उसके अंदर होता है। और ये छोटी सी ओपनिंग और स्लिट आपको नजर आ रही है, जिससे जब हम इसको गर्म करते हैं तो रेडिएशन ऑफ हीट इसके अंदर जाती हैं, अंदर जाके वो मल्टीपल कोलिशंस के साथ टकराती रहती है इसकी दीवारों के साथ, अनलेस एंड अनटिल कि वो अंदर ही सारी की सारी गायब और एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई बाहर नहीं आती। जब आप उसको ठंडा करेंगे तो फिर यहाँ से रेडिएशन यानी कि जितनी भी गर्मी इसने अपने अंदर समेटी हुई है वो ये बाहर निकालना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक परफेक्ट इमिटर है एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर। पहले ये परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा हीट को, ब्लैक बॉडी, उसके बाद सारी की सारी हीट फिर ये इमिट करेगा परफेक्टली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो अदर एग्जांपल्स हैं जिनकी शक्ल ब्लैक नहीं है, कलर ब्लैक नहीं, लेकिन वो ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में आती है, उसमें आपकी इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स हैं, उसके अलावा आपकी कैंडल्स हैं। फिर फिलामेंट चेंजेस कलर एज इट इज हीटेड। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो आपको फिलामेंट अंदर बारीक सा नजर आ रहा है, जो कि आपने प्रैक्टिकली भी किया हुआ है, इसका कलर अगर आप ऑब्जर्व करें तो शुरू में ये व्हाइट होता है, उसके बाद मतलब शुरू में येलो होता है, उसके बाद फिर ऑरेंज हो जाता है,
इस किस्म की चीजें आपको सिर्फ ये बताती हैं। कलर्स का चेंज होना आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज होना आपको ये बताता है कि एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इस साइड पे, मतलब आपका जो कलर है वो इस साइड पे चेंज होता है आपको नजर आएगा। यानी कि वेवलेंथ आपकी कम से कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। यानी कि अगर शुरू में गर्म करने पे रेड कलर नजर आ रहा है तो उसके बाद फिर ऑरेंज कलर आना चाहिए, फिर येलो, फिर ग्रीन। ग्रीन तो खैर मुश्किल से आता है, लेकिन येलो कलर आपको नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको ये बताता है कि वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और एनर्जी भी उसके मुकाबले में साथ साथ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हॉट लावा, ये लावा की आपके पास एग्जांपल है, ये सॉरी ये लावा की एग्जांपल है जिसमें भी आप कलर की वेरिएशंस देख सकते हैं। अभी भी एक ब्लैक बॉडी है। उसके अलावा सूरज और अदर स्टार्स जो हैं, हीटेड मेटल, ये आपकी हीटेड मेटल है, ये आप देख रहे हैं ये वाले पिक्चर के अंदर। ये आपकी हीटेड मेटल है जिसकी शक्ल आपको बुक में भी इन्होंने बना के दिखाई दी है। इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कि बाकी जो है उनका कलर कुछ और है, नॉर्मल है, और इसका कलर जो है आपको बिल्कुल येलोइश जो है वो व्हाइट नजर आ रही है। इसकी शदीद गर्म हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि ये कलर आपको ये बता रहा है कि इसमें से ठीक ठाक फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो निकल रही है और ये काफी गर्म होगा। आपको देखने से अंदाजा हो रहा है कि ये गर्म होगा, तो ये एक ब्लैक बॉडी है। उसके अलावा क्विकली हीटेड आइस क्यूब, जब आप किसी आइस क्यूब को, यानी कि फ्रीजर में से निकले हुए आइस क्यूब को एकदम से गर्म करें तो उसकी भी कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है, ऐसे ही कलर नजर आता है जो कि आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ये तमाम की तमाम ब्लैक बॉडी के अंदर आती हैं। तो मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था आपको दिखाना कि ब्लैक बॉडी नाम से सिर्फ ब्लैक बॉडी है, लेकिन असल में इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और इन्हीं टाइप्स के अंदर मैं और आप भी आते हैं, यानी कि हमारे अंदर से भी जो हीट निकलती है हमारी बॉडीज में से, तो वो भी जो है वो ब्लैक बॉडी में आएगी। ऑल दो कि इन तमाम चीजों में से जो आपको इस वक्त मैंने स्क्रीन पे शेयर की है, लावा, सूरज, मेल्टेड मेटल, सॉरी हीटेड मेटल, और ये आपका जो इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब है, इन तमाम में से जो लाइट निकलती है, हीट निकलती है, वो आपको लाइट की फॉर्म में नजर आती है। लेकिन मेरे और आपके अंदर से जो हीट निकलेगी वो हमें लाइट की फॉर्म में नजर नहीं आएगी। या तो वो इंफ्रारेड में लाई करेगी, मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, और अल्ट्रा वायलेट में तो खैर सवाल नहीं पैदा होता। अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ सूरज से निकलती है जो कि इंतहाई इंटेंसिटी की होती है और वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तमाम चीजें ब्लैक बॉडी की एग्जाम्पल है। ब्लैक बॉडी के इंट्रोडक्शन के बाद आई होप सो कि आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसकी इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं जो मैंने कहीं और से ली है। आपकी बुक में भी मिलती जुलती इसी तरह की डेफिनेशन दी हुई है और आपने इसको पढ़ना है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द वन व्हिच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली हीट रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स व्हिच फॉल ऑन इट, यानी कि जितनी भी रेडिएशन उसको हम दें वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंड इमिट्स हीट रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स व्हेन हीटेड। व्हेन हीटेड तो नहीं इसमें आना चाहिए, बस आपको जब मतलब आप ये कहते हैं कि emits heat radiations of all wavelengths when desired। तो जब हमें इसमें से हीट निकलवानी होती है तो हम इसको क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर के मुकाबले में ठंडा करते हैं, तो ये तमाम हीट हमें वापस करना शुरू कर देते हैं। Since a perfect black body neither reflects nor transmits any radiation, the absorptive power of a perfectly black body is unity। इस लाइन को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो भी ठीक है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि दुनिया के तमाम कलर्स में से जो ब्लैक कलर है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है और सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर भी है जब जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, क्योंकि वो तमाम की तमाम रेडिएशन उस पर पड़ती है उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब करके बाद में जरूरत पड़ने पे उनको परफेक्टली री इमिट भी कर देते हैं, राइट। अब ये जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और इसका अगर मैं नाम रखूँ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इस ग्राफ का तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लैक बॉडी के ऊपर काम किया था और उन्होंने ब्लैक बॉडी को पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया था, यानी उसके स्पेक्ट्रम को जो है वो बना के दिखाया था, वो साइंटिस्ट वही थे जिनका मैंने भी आपके साथ तस्करा किया, लूमर और पेंशन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। और इस एक्सपेरिमेंट से लकीली उनको जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ इस किस्म के मिले जो कि आपको उस पर ग्राफ में नजर आ। लेकिन मसला और मजे की बात यह है कि ये जो ग्राफ था ना, ये लूमर और पेंशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। यानी कि आप यूँ समझें कि उन्होंने सिर्फ एक ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया, उसके बाद उसमें रेडिएशन डाली, यानी कि उसको गर्म किया, उसके बाद जब रेडिएशन उसमें से निकली ठंडा करने पर तो इस किस्म के ग्राफ्स उनको मिले। लेकिन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और फिर एक के बाद एक करके साइंटिस्ट उसमें कूदते चले गए और उसमें उन्होंने जंप अप किया, और उसके बाद किसी एक साइंटिस्ट ने कोई चीज पकड़ी, किसी एक ने कोई चीज पकड़ी, तो यूँ एक्सपेरिमेंट के काफी हद तक हिट हो गया। बिकॉज एक ही एक्सपेरिमेंट में 4 से 6 साइंटिस्ट जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसकी वर्थ बहुत
बहुत बढ़ जाती है। तो लिमर और प्रिंचम ने सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया, उसको स्टडी किया, आपके सामने रिजल्ट्स रखे हैं, दैट्स इट। अब ये जो रिजल्ट्स उन्होंने रखे हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट्स क्या शो करें, यहाँ जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या चीज शो हो रही है, यहाँ पे आप सिंपली अगर समझे तो एनर्जी शो हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में बात करूँ तो एनर्जी हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर जो ब्लैक बॉडी में से निकल रही थी, और उसके बाद जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम वेवलेंथ को लेंगे, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वेवलेंथ और एनर्जी का उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, और जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किए वो चार तरह के सेट्स प्लॉट किए। एक सेट आप देख रहे हैं कि 3000 केल्विन है, राइट। जी, तो इसमें उन्होंने 4 से 5 सेट्स इस्तेमाल किए। जो 3000 केल्विन है ये वो टेम्परेचर है जिस पर उन्होंने ब्लैक बॉडी को हीट किया, और उसके बाद ठंडा किया, तो फिर उसमें से ये रेडिएशन निकली, ठीक है। 4000 केल्विन वो है जिसके बाद हीट करने पर, यानी कि जिस पर हीट करने पर ब्लैक बॉडी ने ये रेडिएशन एमिट की। उसके बाद 5000 केल्विन के ऊपर ये रेडिएशन एमिट हुई, यानी कि ये कर्व आया, ये जो कर्व आप शक्ल देख रहे हैं। तो कर्व की शक्ल आप सिर्फ देखें कि कर्व की शक्ल एक जैसी है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 6000 केल्विन पे गया और फिर 7000 केल्विन पे गया, तो टेम्परेचर की जो पीक है, यानी कि सॉरी ग्राफ की जो पीक है वो ऊपर से ऊपर होती जा रही है। तो सबसे पहली जो कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि ग्राफ की शक्ल मोर और लेस सेम है, लेकिन 3000 केल्विन पे ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है, मीन्स कि यहाँ से कोई एनर्जी खास एमिट नहीं हुई। 4000 केल्विन पे ग्राफ की पीक ऊपर गई, और सबसे ऊपर जो ग्राफ की पीक गई है वो 7000 केल्विन पे गई है, मीन्स कि जितनी एनर्जी निकलती जा रही है वाई एक्सिस के ऊपर, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये पहली कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि एज अ लेमैन भी अगर ग्राफ में आप स्टडी करें तो आपको समझ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ब्लैक बॉडी का, वो उतनी ज्यादा एनर्जी आपको वापस करेगी। दूसरी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मैंने इसके बिल्कुल दरमियान में आपका विजिबल स्पेक्ट्रम शो किया। ये वही विबग्योर वाला कलर है, ये वॉयलेट है बिल्कुल एंड के ऊपर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला, और यहाँ पे आपका रेड है, ठीक है। दरमियान में आपने सारे कलर्स पूरे कर लें, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो ये 7 के 7 रंग यहाँ पे आपके पास पूरे हैं, ठीक है। अब ये सातों रंगों को अगर आप देखें तो ये तकरीबन 700 नैनोमीटर बनता है, और यहाँ पे तकरीबन 400 नैनोमीटर बनता है, ये जो मैंने आपको क्लास में बताया है। तो इन रेंज के अंदर आपको विजिबल कलर्स नजर आएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे आपकी जो ब्लैक बॉडी है वो लाइट एमिट करेगी तो वो कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर इस रेंज में लाइट एमिट होगी, यानी कि ग्राफ की जो ये साइड है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। और आफ्टर रेड कलर जो आपको लाइट एमिट होती हुई नजर आएगी, वो लाइट नहीं होगी, वो भी आपको दिखाई देगी, वो फिर डेफिनेटली कोई और रीजन होगा, राइट। तो ये ग्राफ की पहली दो कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि आपके सामने मौजूद है। अब इसके बाद लिवर और पेंशियम का काम हो गया बस, और वो फर्दर कुछ एक्सप्लेन ना कर पाए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा हुआ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट तब आया था जब लाइट की वेव नेचर प्रूव हो चुकी हुई थी। आफ्टर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, साइंटिस्ट ये बिलीव कर चुके थे कि न्यूटन वाज रॉन्ग और लाइट की वेव नेचर है। अब अगर आप वेव नेचर के ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ग्राफ की शक्ल ऐसी बननी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि 3000 केल्विन पर और 4000 केल्विन पर और 5000 केल्विन पर और टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ की जो शक्ल है वो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट होती जा रही है। डिफरेंट कैसे होती जा रही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्लासिकल थ्योरी यानी कि वेव थ्योरी फिर ये कहती है कि जितनी एनर्जी आपके पास पार्टिकल लेगा, यानी कि अगर आप उसको 7000 केल्विन पे गर्म करें और जितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो ग्राफ के दौरान जब वो एनर्जी वापस करेगा तो कांस्टेंट एनर्जी को वापस करना चाहिए, यानी कि ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, बल्कि ग्राफ एक कर्व बनता है, यानी कि शुरू में एनर्जी उसने ज्यादा दी है और बाद में एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। तो ये जो चीज है ना कि शुरू में आपकी ब्लैक बॉडी ने एनर्जी बहुत ज्यादा एमिट की, और बाद में बजाय इसके कि ग्राफ ऊपर जाए फर्दर ग्राफ डिक्लाइन पे जा रहा है, तो ये चीज क्लासिकल थ्योरी यानी कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पे जो है साइंटिस्ट आके फ्लॉप हो गए और उनको नहीं समझ आया कि इसके बाद अब क्या किया जाए, तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की ठानी। अब इसकी मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की एक और चीज आपके सामने रखी है। यहाँ पे अगेन हमारे पास एनर्जी और यहाँ पे वेवलेंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा 700 नैनोमीटर रेड लाइट है, 400 नैनोमीटर ब्लू एंड वायलेट लाइट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें चीजें नजर आ सकती हैं। इसके इधर और इधर हम देखने के काबिल नहीं है। अब ये जो चीज है ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक रेड स्टार लिया, तो रेड स्टार के अंदर से जो आपकी रेडिएशन निकलेंगी, अगर हम उनको ट्रांसमीटर लगाकर, सॉरी रिसीवर लगाकर हम नोट करें तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है, ये आप देख रहे हैं।
और रेड स्टार का तकरीबन टेम्परेचर 4000 केल्विन होता है स्पेस में। येलो स्टार जो है उसमें से 6000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी निकलेगी, तो उसका ग्राफ आपके सामने यूं जा रहा है। और ब्लू स्टार जो है उसमें से तकरीबन 18000 केल्विन के ऊपर जितनी एनर्जी निकलती है उसका ग्राफ सबसे ज्यादा पीक पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक बात वही क्लियर हो रही है कि एनर्जी तभी ज्यादा होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि खास पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यानी कि इस पॉइंट पे टच करने के बाद एनर्जी ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाती है। सिमिलरली इस ग्राफ के येलो स्टार के इस पॉइंट पे पीक पे पहुंचने के बाद एनर्जी फिर से डाउन होना शुरू हो जाती है, और रेड स्टार के भी पीक पे पहुंचने के बाद एनर्जी फिर से डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो रेड स्टार हो, येलो स्टार हो या ब्लू स्टार हो, एक खास पॉइंट पे पहुंचने के बाद, पीक पे पहुंचने के बाद एनर्जी आपकी कम से कम होती जा रही है। ये जो चीज है ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने से कासिर है, बिकॉज वेव आपको ये बताती है कि एनर्जी खास फॉर्म में अंदर गई है और उसी फॉर्म में वापस आएगी। लेकिन ये जो फिनोमेना आपको इस पर ग्राफ की फॉर्म में नजर आ रहा है ये वेव नहीं है। शक्ल आपको इसकी वेव जैसी लग रही है, लेकिन ये ग्राफ और चीज है, वेव और चीज है। वेव का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अंदर जा रही है, कॉन्टिन्यूसली ही बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस बिहेवियर नहीं है, शुरू में इंक्रीज है और एक खास पॉइंट पे टच करने के बाद डिक्रीज आ रहा है। तो ये चीज वेव नेचर को जो है वो फ्लॉप करती है, और उसके ऊपर ये मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आगे बढ़ने से पहले इसके स्पेक्ट्रम को मैं आपको ये दिखा दूं। मैं जो डिफरेंट चीज़ों की बात करी थी तो ये मैंने आपके सामने रखा भी है कि कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स, आप इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपको जो है वो एक हिरन का जो है वो नजर आ रहा है, इसके हॉर्न्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये जाहिर है कि हिरन की जो पिक्चर है ये उसकी हमने खास कैमरा के साथ ली है, जो कि इस वक्त इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो उसमें से उसकी बॉडी में से निकल रही है वो चेक करके आपको बता रहे हैं, यानी कि कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये मेरे और आपके डिफरेंट पाए जाने वाले इमेजेस ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हमारी आंख इनको नहीं देख सकती, खास किस्म का इमेज है। ये आपको जिराफ नजर आ रहे हैं, इनकी भी आप देखेंगे यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही हैं ये आप देख रहे हैं कि कितनी रेडिएशन, और यहाँ पर टेम्परेचर स्केल भी लगाया हुआ है। इस वक्त जिनका टेम्परेचर का कलर इनकी बॉडी से निकलने का इस खास कैमरे की आंख के अंदर वो तकरीबन ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस टेम्परेचर को आप देखें तो इनकी बॉडी में से तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस की जो वो रेडिएशन है वो निकल रही है। ठीक है। सिमिलरली ये इंसानी हाथ है जिसमें से इसको येलो कलर की चीज निकल रही है, और ये लिजर्ड है। तो आप ये देखें लिजर्ड की जो हमारे सामने पिक्चर है इसमें से बिल्कुल वॉयलेट कलर निकल रहा है, मीन्स कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो ये बॉडी इमिट कर रही है ये काफी ज्यादा है, और हमारे जो हाथ में से लाइट निकल रही है वो येलो कलर की। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम है, येलो कलर की फ्रिक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू द वॉयलेट लाइट, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो लिजर्ड जो है वो ज्यादा हॉट है एज कम्पेयर टू आर हैंड्स। सिमिलरली ये मेरा ख्याल है कि एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग की पिक्चर है। यहाँ पर आपके पास ये टर्टल की है। ठीक है, ये उसका शेल है, आप देखने के शेल में से रेड लाइट निकल रही है, गर्म है, और अंदर उसकी बॉडी जो येलो के साथ है वो मजीद गर्म है। ठीक है, और ये भी हमारा ह्यूमन हैंड है जिसमें से कुछ ऑरेंज और कुछ येलो कलर की लाइट्स निकल रही हैं, और उसके ऊपर ये कुछ स्नेल टाइप चीज पड़ी हुई है जिसका जो जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये ब्लू कलर के साथ जा रही है। तो इस तरीके से हमारे जो इंसानी बॉडी है, अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं तो उसको फिर खास किस्म के कैमरा में आपको देखना पड़ता है। तो आपको यकीन आ जाता है कि इनमें से तमाम ये जितनी भी बॉडीज हैं, आप ये देखने में ब्लैक नहीं है लेकिन दे आर कंसिडर्ड टू बी ब्लैक बॉडी। अब हम बारी बारी उन साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने ल्यूमर और ब्रेंशन के इस चीज को एक्सप्लेन ना करने के बाद फर्दर अपना हिस्सा डाला और स्पेक्ट्रम्स को जो है ना, यानी कि इन कर्व्स को ऐसा से एक्सप्लेन करना शुरू किया। असल प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि ये जो कर्व की शक्ल है कि पहले एकदम से इंक्रीज हुआ और उसके बाद फिर क्यों डिक्रीज हुआ, ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसमें सबसे पहला जो रोल प्ले किया वो वेन लॉ ने एक्सप्लेन किया। वेन वॉज द साइंटिस्ट जिसने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, और इसने क्या लॉ पेश किया, उसने ये लॉ पेश किया कि हर एक कर्व के अंदर आप देख रहे हैं कि एक खास पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी जो पीक है ग्राफ की वो आती है, और उसके उधर साइड पर और इस साइड पर दोनों साइड्स पर आपका ग्राफ डिक्लाइन पे जा रहा है। ग्राफ किसका डिक्लाइन पे जा रहा है? ग्राफ हम बना रहे हैं एनर्जी के साथ और ग्राफ हम बना रहे हैं वेव लेंथ के साथ। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में आपने ये देखा है कि एक एक ग्राफ के ऊपर, अब ये जो ग्राफ है ये 3000 केल्विन पे है, यहाँ पे इसकी पीक देखें ये बन रही है। फिर जो 4000 केल्विन का ग्राफ है उसमें ये पीक बन रही है, फिर 5000 केल्विन के ग्राफ पे ये पीक बन रही है, और 6000 के ग्राफ पे ये पीक बन रही है। तो एक एक पीक एक एक ग्राफ में आ रही है। ठीक है, और ये जो पीक आ रही है इसको अगर हम देखें तो यहाँ इस वाली पीक के ऊपर अगर हम नीचे लेके जाएं ये वाली चीज, तो इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम है वो ये। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम उस पॉइंट को कह रहे हैं जिस वेवलेंथ के ऊपर आपका ग्राफ पीक पे चला जाता है। सिमिलरली ये जो आपका 4000 केल्विन वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसकी जो पीक है ये इस पॉइंट पे आ रही है, ये देखें आप, अगर हम इसको नीचे लेके जाए ये इसका लैम्डा मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद जो 5000 केल्विन का ग्राफ है इसकी पीक यहाँ आना शुरू हो गई इस जगह के ऊपर,
और ये जो सबसे टॉप वाला है, ये वाला ग्राफ जो कि येलो कलर में तकरीबन आ रहा है, इसकी पीक हमें यहाँ पे मिल रही है। तो वेन ने सबसे पहले ये लॉ एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आप ये चेक करें कि 3000 केल्विन पे लैम्डा मैक्सिमम इस साइड पर है, याद रखिएगा कि इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है आपकी। तो जब हम टेम्परेचर को कम रखते हैं तो वेवलेंथ लॉन्गर है, यानी कि बड़ी साइड पर है। और जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। आप ये चेक कर रहे हैं कि लैम्डा मैक्सिमम पहले यहाँ था, फिर पीछे हुआ, यानी कि इस साइड पर, फिर और पीछे हुआ, इस साइड से पीछे आ गया, उसके बाद फिर पीछे आ गया। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी लैम्डा मैक्सिमम आगे जाने की बजाय पीछे जा रही है। यानी कि आपकी जो पीक्स हैं वो ऐसे नहीं जा रही कि पहले आपके पास ये पीक है, उसके बाद आपके पास ये पीक आ रही है, उसके बाद आपके पास ये पीक आ रही है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पीक्स है वो पीछे से पीछे शिफ्ट होती जा रही है, पहले यहाँ थी, उसके बाद इस साइड पे पीछे की तरफ आ जाए, ये चली गई पीक, और फिर और पीछे की तरफ चले जाए, ये चली गई, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम कम से कम होती चली जा रही है। तो लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ से उसने ये लो एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्सिमम का किसी एक कर्व के लिए बात सही है, और बाकी तमाम कर्व्स के लिए एग्जैक्टली यही होगा। किसी एक खास कर्व के लिए ब्लैक बॉडी की लैम्डा मैक्सिमम वो पॉइंट है जिसमें आपको ग्राफ की पीक मिलती है। ठीक है, यानी कि वो खास वेवलेंथ जिसके ऊपर आप ग्राफ की पीक को अटेन करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। लैम्डा मैक्सिमम इज दैट पॉइंट जिस पे आपको ग्राफ की पीक मिलेगी। लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप ज्यादा करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आपकी शॉर्ट होती जाएगी। इस तरफ आप देख रहे हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ है, और इससे आपको समझ आ गई होगी कि शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि जब हम वेवलेंथ को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने का मतलब है कि एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, हमारी पीक ऊपर से ऊपर होती जा रही है, मीन्स कि यहाँ पे जो हमने एनर्जी शो की थी वो बढ़ती जा रही है। तो लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का ये रिलेशनशिप है। अब हम इसको अगर लॉ की फॉर्म में बनाएं तो लॉ के लिए हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए। इसके लिए हम टेम्परेचर को इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू के बाद कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट था ये रेंज कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, 0.29 अप्रोक्सीमेट करके आती है, इंटू 10⁻⁻8 है। आई थिंक इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, गलत ना करते हैं। -2, 0.29 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये बनती है इसकी -2, और ये बनती है जनाब मीटर डॉट केल्विन। ठीक है, अगर आप उसका यूनिट ना याद रहे तो सिंपल लैम्डा मैक्सिमम मीटर होता है, यानी कि वेवलेंथ है, टेम्परेचर केल्विन में आता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, वेन्स कांस्टेंट, जिस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये लॉ बना है। ये जो आपके पास लॉ बना है ये कहलाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये पहला लॉ था जिसने ब्लैक बॉडी कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, राइट। इसके बाद जो सेकेंड लॉ आया वो जिस साइंटिस्ट ने पेश किया वो स्टेफन और बोल्ट्जमैन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर काम किया, स्टेफन ने और बोल्ट्जमैन ने। इन्होंने मिलकर एक लॉ बनाया जो कि दोनों के नाम पे डेडिकेटेड है। तो ये तकरीबन आप समझ लेंगे, तो लोवर और प्रिंशियम दो साइंटिस्ट थे, फिर वेन थर्ड साइंटिस्ट आया, एंड ये चौथा और पांचवा, और अभी मजीद दो साइंटिस्ट ने इसमें कदम रखा है, यानी कि 6 साइंटिस्ट ने। फिर आइंस्टाइन ने भी इसको आगे कंटिन्यू किया। तो तकरीबन एक एक्सपेरिमेंट में 6 से 7 साइंटिस्ट का रोल है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट बहुत अहमियत का हामिल है क्वांटम फिजिक्स में। स्टेफन बोल्ट्जमैन ने जो लॉ प्रेजेंट किया वो कर्व की शक्ल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि वो एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड था। इन्होंने कहा कि अगर एक खास ब्लैक बॉडी का सिर्फ सिंगल कर्व, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने पीछे आपको सेट्स ऑफ कर्व दिखाया था, ये सेट्स ऑफ कर्व नहीं, एक सिंगल कर्व है। उसने कहा कि अगर हम कर्व के नीचे का सारा एरिया निकाल लें तो ये एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा, ये बेसिकली एनर्जी मिलेगी जो कि ब्लैक बॉडी ने रेडिएट किया अपने अंदर से निकाली है बाहर। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लें, ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ब्लैक बॉडी कर्व के अंदर, तो ये जितना भी एरिया है दैट इज बेसिकली द एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी। तो ये जो लॉ था ये उस एनर्जी से रिलेटेड था जो कि ब्लैक बॉडी ने अपने अंदर से निकालने की कोशिश की। ठीक है, ये चीज।
अब इसके लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया, उन्होंने ये फॉर्मूला डिजाइन किया जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्राफ की पीक भी बढ़ती है। मीन्स कि अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखें इस तरह से तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है इसका एरिया सबसे बड़ा है। अगर आप नीचे से ग्रीन और ब्लू को माइनस कर दें, ब्लू वाला जो ग्राफ है उसका टेम्परेचर कम है, उसका एरिया सबसे कम है, ग्रीन वाला दरम्यान में, उसका एरिया नॉर्मल है। इट मीन्स कि अगर हम इनका एक रिलेशनशिप बनाए तो हमें पता चल रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, क्या इनका यही रिलेशनशिप बनता है। इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ने। उन्हें ये कहा कि एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी खास टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व कितना बन रहा है, यानी कि एनर्जी कितनी बन रही है, तो आपको टेम्परेचर की फोर्थ पावर लेनी पड़ेगी। तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जो कि एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। ठीक है, तो इस मीन्स कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, लेट सपोज कि अगर 2000 केल्विन था तो इस पे आपको एक बड़ा सा कर्व मिलेगा क्योंकि उसके अंदर एरिया भी ज्यादा होगा। फिर कम टेम्परेचर करेंगे 1750 लेट सपोज, उसके अंदर छोटा एरिया मिलेगा। और अगर बहुत छोटा टेम्परेचर करेंगे 1250 तो बहुत ही कम एरिया बनेगा ये वाला सारा, और एनर्जी भी डेफिनेटली उसके हिसाब से कम होगी। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको अगर हम कांस्टेंट में चेंज करें तो हमारे पास लॉ बन जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट उन्होंने यूज किया दैट वाज सिग्मा, और सिग्मा को हम कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास बुक में दी हुई है। आप इसको खोल के पढ़ें और देखें कि सिग्मा की क्या वैल्यू है। तो ये जो मैंने आपके सामने लॉ बनाया है ये है बेसिकली स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि एनर्जी कितनी रेडिएट हुई है इन अ सिंगल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कर्व। सिग्मा की वैल्यू आपने यहाँ से देख लेनी अपनी बुक में से, राइट। इसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट था जिसने इसमें हिस्सा लिया उसको एक्सप्लेन किया दैट वाज रेले जीन लॉ। रेले जीन ने जो है वो ये एक्सप्लेन किया कि इसका फॉर्मूला बुक में नहीं है लेकिन आई वांट कि आप लिखें और आपको याद हो कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और ये रिलेशनशिप बनता है जिसमें 8 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, के भी जो है वो केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वही बोल्ट्जमैन है जिसने पिछले साइंस इसमें भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है और लैम्डा की पावर 4 है। तो ये रिलेशनशिप जो बनता है ये रेले जीन लॉ कहलाता है, और इसने थर्ड साइंटिस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, अब अगर हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को देखें तो ये देखने में आया हमारे पास के ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम ये चेक करें कि ये जो मैंने अभी आपके सामने 3 लॉज रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज रखे हैं, रेले जीन रखा है, स्टेफन बोल्ट्जमैन और वेन्स लॉ। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन ने तो सिर्फ ये बताया ना कि एरिया अंडर द कर्व क्या, उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम निकली थी बेसिकली वो निकली थी रेले जीन के बारे में। क्या प्रॉब्लम निकली कि जब सबसे पहले हम वेन्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, जब वेन्स लॉ ने इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो ये देखने में आया कि वेन्स लॉ ने शुरू में बिल्कुल, अब ये आपने रेड लाइन पे फोकस करना है जो मैं साथ साथ चला रही हूँ, शुरू में तो ये बिल्कुल ब्लैक बॉडी कर्व के साथ साथ रहा वेन्स लॉ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आए ये लॉ जो है वो स्पॉइल हो गया। ठीक है, ये मैंने कौन सा लॉ आपके सामने बनाया, दिस इज कॉल्ड वेन्स लॉ। इट मींस कि वेन्स लॉ ने इसको इस जो ग्राफ है हमारे पास इसको उसने फिट किया। ठीक है, उसके साथ साथ रहा, यानी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, लेकिन तब तक अच्छे आए जब तक कि हम शॉर्टर वेवलेंथ थे। याद रखिएगा इस तरफ लॉन्गर वेवलेंथ है, लेकिन जैसे ही हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ से चलना मतलब मूव करना शुरू हुए शॉर्टर वेवलेंथ से, तो आप देखें तो ये ग्राफ जो है वो डेविएट कर गया और इसने असल जो कर्व था उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जब कोई लॉ बनता है तो उसके बाद जो आपके साइंटिस्ट होते हैं ना वो असल चीज के एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ, ये जो मैंने आपके सामने शो किया है ये ब्लैक बॉडी का अपना एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिला है। और लॉ जो है वो थ्योरेटिकल थे। लॉ तभी आपके पास एग्जैक्टली बनता है जब आप उसको एक्सपेरिमेंटल में फिट करके देखते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था इसके ऊपर जब वेन्स ने अपना लॉ फिट किया तो वो शॉर्टर वेवलेंथ में बड़ा अच्छा फिट हुआ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कर्व के साथ साथ रहा, लेकिन जब लॉन्गर वेवलेंथ की बारी है तो यहाँ से वो डेविएट करके, यानी कि उसको यहाँ मुड़ना चाहिए था इसके साथ, लेकिन वो ऊपर चला गया। इट मीन्स कि शॉर्टर वेवलेंथ में वेन्स लॉ इज एक्सीलेंट, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ में वो खराब हो गया। जो सेकंड वाली चीज थी स्टेफन बोल्ट्जमैन, उसका तो ताल्लुक था ही एरिया अंडर द कर्व के साथ, उसमें तो कोई इशू नहीं रहा। लेकिन जो थर्ड वाला था रेले जीन्स, उसने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उसका जो लॉ था वो लॉन्गर वेवलेंथ से बिल्कुल सही रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कर्व के साथ साथ रहा। लेकिन जैसे वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, इस तरफ शॉर्टर वेवलेंथ से जैसे से वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू हुआ तो ये लॉ यहाँ पे डेविएट कर गया। तो ये जो था ये आपका थर्ड वाला लॉ था जो कि रेले जीन्स ने दिया। ये वाला लॉ यहाँ पे आके स्पॉइल हो गया जब वो शॉर्टर वेवलेंथ में गया। इट मींस दैट कि इस साइड पर हमारे पास ठीक रिजल्ट्स आए, लेकिन कोई ऐसी गड़बड़ हुई है इस साइंटिस्ट से कि ये शॉर्टर वेवलेंथ में एक्सप्लेन करने से नाकाम है। ठीक है, तो इन दो साइंटिस्ट के आधे
कामयाब होने और आधे फ्लॉप होने के बाद जिस साइंटिस्ट ने इस कर्व को पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया वो भी कोई डेफिनेटली था, तो वो डेफिनेटली वही था जिसको नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर, एंड दैट वाज मैक्स प्लांक, जिसको हम मैक्स प्लांक कहते हैं। यहाँ पे उस साइंटिस्ट ने इसको फाइनली क्या किया, एक्सप्लोर किया, कि आप देख रहे हैं ऊपर प्लैंक्स थ्योरी, और उसने उसको जिस रिलेशनशिप से एक्सप्लोर किया वो बहुत ही आसान तरीन था, दैट वाज E इज इक्वल टू HF। ये वही रिलेशनशिप है जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और इस रिलेशनशिप ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को फाइनली क्या किया, पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया, जो कि डिफरेंट 6 के 6 साइंटिस्ट से भी नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इस साइंटिस्ट को फाइनली नोबेल प्राइज का विनर होल्डर करा दिया गया। जब इस रिलेशनशिप को यूज करके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया तो रेड कलर की लाइन ने एग्जैक्टली वही पैटर्न बनाया जो कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल कर्व ने बनाया था, यानी कि इसने शॉर्टर वेवलेंथ पे भी और लॉन्गर वेवलेंथ पे भी बिल्कुल इसके साथ साथ चला, और जब इसके साथ साथ चला तो डेफिनेटली ये प्रूव हो गया कि इस लॉ से ज्यादा बेहतरीन ब्लैक बॉडी कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इससे क्या चीज प्रूव हुई, इससे ये चीज प्रूव हुई कि जितनी रेडिएशंस आप ब्लैक बॉडी को देते हैं, ठीक है ना, ये वेव की फॉर्म में नहीं देते, बल्कि ब्लैक बॉडी जो है वो उनको एक खास तरीके से एक्सेप्ट करती है। कैसे एक्सेप्ट करती है कि वो इनको इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एक्सेप्ट करती है। जी ये बिल्कुल एक हैरत अंगेज बात है कि टैंक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक बड़ी डिफरेंट सी बात उसने की, उसने ये कही कि ग्राफ की शक्ल आपको इसलिए नजर आती है वाली, और शुरू में ग्राफ इंक्रीज करता है, बाद में ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से डिक्रीज करना शुरू कर देता है। उसकी रीजन ये है कि वेव की फॉर्म में आपकी ब्लैक बॉडी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि इसको क्रॉस करती है। वो किस तरह से एनर्जी एक्सेप्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स या पैकेट्स। हम गिफ्ट पैक नहीं लेते, एक एक पैकेट की जो एनर्जी है वो इक्वल है किसके, HF की। एक ये पैकेट है, एक ये पैकेट है, इसमें भी HF एनर्जी, उसके बाद फिर एक ये पैकेट है, इसमें भी HF एनर्जी। इसको सिर्फ इमेजिन करें कि ये पैकेट्स हैं, ठीक है ना। अब जब ये डिफरेंट पैकेट्स इसके ऊपर जाके गिरेंगे तो ये डिपेंड करता है कि इसने कितने पैकेट्स लिए एनर्जी के, और फिर कितने इसने वापस रिटर्न की। इन डिफरेंट पैकेट्स के लेने और इन डिफरेंट पैकेट्स के रिटर्न के की वजह से ही आपका जो ग्राफ है ये कुछ अजीब किस्म की शक्ल का आता है, यानी कि शुरू में ये इंक्रीज किया और बाद में फिर ये अपनी मर्जी से डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो ये वाला जो बिहेवियर है ये वेव थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये टोटल होली सोली एक पार्टिकल बिहेवियर है जिसको उसने पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिया, बंडल्स ऑफ एनर्जी का नाम दिया, और इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी का और बंडल्स ऑफ एनर्जी का नाम उसने क्या रखा, क्वांटम, अपनी जबान के अंदर, जहां से क्वांटम फिजिक्स का नाम रखा गया। बेसिकली क्वांटम बेसिकली इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं, जिनमें से एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी की जो प्राइस है वो HF है। अभी डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी ने 3 पैकेट्स इकट्ठे ले लिए हैं तो उसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 3 टाइम्स HF। अगर उसने 2 पैकेट्स लिए हैं तो उसके पास एनर्जी 2 टाइम्स HF होगी। इट मीन्स कि डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉडी के अंदर जितने एटम्स हैं उन्होंने कितने पैकेट्स लिए हैं और फिर कितने पैकेट्स लौटाए हैं, जिसकी वजह से ग्राफ की शक्ल ऐसी बनती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो चीज है इसको अगर हम बुक में देखें तो आपको डेफिनेटली प्लांक्स थ्योरी जहां पर है वहां पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी और आप इसको पढ़ेंगे भी। तो ये डिपेंड करता है कि कितने पैकेट्स उसने लिए, NHF, ठीक है। N क्या चीज है, नंबर ऑफ पैकेट्स, जितने लिए हैं वो उससे ज्यादा भी लौटा सकती है, उससे कम भी लौटा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। 1 2 3 यानी कि किस एटम को कितने मिले, तो ये चीज इस तरह से जाती है, इस तरीके से। अगर हम थोड़ा सा अब इसको आपकी बुक से पढ़ के बताएं तो आप लोगों ने जो पेज नंबर खोलना है इसका, दैट इज गोइंग टू बी, जी एक सेकंड में जरा पहले खोल लूं। जी पेज नंबर इज 268, जिसके ऊपर आपको ये चीज नजर आ रही होगी। उसकी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यानी कि प्लैंक्स थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स हैं जो कि पेज नंबर 268 को सामने रखते हुए मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको पढ़ेंगे। नंबर 1, द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी कैविटी विच इमिटेड these radiations were having only discrete amount of energy। डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की रेडियाई क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि खास वैल्यूज होती हैं उनकी खास रिदम के अंदर, वैसे ही उनकी रेडियाई क्वांटाइज्ड होती है यानी कि खास रिदम में वैल्यूज होती हैं। वैसे ही प्लांक ने ये वाली बात कही कि एनर्जी लेने और देने का प्रोसेस भी डिस्क्रीट और खास एक रिदम की फॉर्म में होगा, यानी कि उसका वेव की तरह जितनी दिल चाह एनर्जी ले ली, जितनी दिल चाह वापस कर दी, खास पैकेट्स को देगा और पैकेट्स की फॉर्म में ही एनर्जी देगा। ये चीज डिपेंड करती है और ये चीज बनाती है आपकी ये वाली इक्वेशन जिसको हम कहते हैं कि ये एनर्जीज की वैल्यू क्वांटाइज है, यानी कि एनर्जीज की वैल्यू या तो HF होगी या फिर 2HF होगी या फिर 3HF होगी एंड सो फॉर। यहाँ पे 4.5, 6.7, 13.9, 9.8 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। सिर्फ और सिर्फ N के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने पैकेट्स रिसीव किए और कितने पैकेट्स वो लौटा रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको नजर भी आ रहा है कि वेयर N इज द पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड क्वांटम नंबर,
एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है. इट मींस दैट, मैं इसको अंडरलाइन करवा रही हूँ, इट मींस दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल वेज. ऑल पॉसिबल वेज का मतलब ये है कि जो उनकी मर्जी होगी ऐसा नहीं होगा, वेव नेचर ऐसा नहीं है, बट एन ऑसिलेटिंग एटम और मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट बंडल्स. इसको उसने पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिया. एंड दिस डिस्क्रीट यूनिट और पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम और फोटोन. क्वांटम की जमा क्वांटा है, और क्वांटम ही को जो आइंस्टाइन ने नाम दिया था बाद में वो फोटोन का नाम दिया था, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है. जो चीज प्लांक के लिए कांस्टेंट है वही चीज आइंस्टाइन के लिए फोटोन. ठीक है, लेकिन फोटोन का नाम ज्यादा क्लिक कर गया लोगों को. तो आज के बाद आपने याद रखना है कि जिस पैकेट ऑफ एनर्जी को नाम दिया था प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने क्वांटम का, उसी चीज को आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया था अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जो कि इसी चीज पे बेस करता था कि लाइट एक खास फॉर्म में एनर्जी देगी और खास फॉर्म में एनर्जी वापस करेगी. तो ये जो चीज है ना, ये पार्टिकल नेचर है. क्योंकि पार्टिकल नेचर में जैसा मैं और आप पार्टिकल्स हैं, हमारी फोटोकॉपीज नहीं हो सकती, ऐसे ही पार्टिकल नेचर में एक पैकेट ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी है वो दूसरे पैकेट से डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है. यानी कि नंबर ऑफ पैकेट्स पे डिपेंड करता है. अगर एक पैकेट HF है और दो पैकेट मिलके HF बना रहे हैं तो ऐसा गलत है. डेफिनेटली एक पैकेट की एनर्जी HF होगी, दो पैकेट्स मिलाकर 2HF एनर्जी मिलेगी. दो पैकेट्स की एनर्जी वन पैकेट की इक्विवेलेंट नहीं हो सकती. मींस कि पार्टिकल नेचर की एक डिस्क्रीट नेचर होती है और वो कभी भी वेव नेचर होकर एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं हो सकती. वेव्स एक दूसरे की फोटोकॉपी होती है, ठीक है, यानी कि मिलती जुलती हैं. तो ये जो डिफरेंट किस्म की नेचर है ये सिर्फ पार्टिकल में आती है. तो यहाँ से दोबारा से रिवाइवल हुआ न्यूटन का, कि आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है उसने एक तरह से यहाँ पे उसको फिर से जो है वो रिवाइवल दिया प्लांक थ्योरी के बाद, कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर हो सकती है, वेव नेचर के ऊपर ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो सकता. सेकंड इसका जो पोस्टुलेट है वो क्या है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन व्हेन दे जंप फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर. इसमें जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है साइड पे बना हुआ फिगर 18.8 में, उसका मतलब भी यही है कि डेफिनेटली जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएंगे तो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. जैसे पहली स्टेट की एनर्जी अगर HF है, दूसरी की जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स HF होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया. इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से दरमियान में या आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जा सकते, और एक या दो शेल्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमेशा HF के इक्वल होगा. यानी कि आप इसको E इज इक्वल टू HF कह सकते हैं. और वही वाली बात जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर दो शेल्स की एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आपने लेना है तो यहाँ पर E2 माइनस E1 आप करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ HF. यानी कि जो चीज निकलेगी आपके पास वो भी HF के ही का मल्टीपल होगी. किसी ना किसी सूरत में H और F का मल्टीपल होके निकलेगी. इट मींस कि एनर्जी की वैल्यू से खास रिदम के अंदर है, और यही चीज लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है, जो कि इससे पहले नहीं थी. आखिर में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल emit or absorb energy only when it changes states. If it remain in one quantum state, no energy is emitted or absorbed. यानी कि ये एनर्जी इमिटेंस और एब्जॉर्प्शन सिर्फ तब होगी जब वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं, लोअर से हाई में जाते हैं, ठीक है, या मजीद हाई में जाते हैं, या फिर ऊपर से नीचे आएंगे. जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेंगे, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी वापस करेंगे. इसका मतलब ये हुआ गर्ल्स के फाइनली जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो अब जो शक्ल आपके पास बन रही है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की, उसमें मैंने इन तीनों साइंटिस्ट के काम को इकट्ठा किया है. ये रेले जीन्स लॉ है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के ऊपर जो है वो सूटेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है. पेज नंबर अगर आप आएंगे टू, ये मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ. पेज नंबर 267 के बिल्कुल अगर आप नीचे चले जाएं, बॉटम पे जो आखिरी पैराग्राफ है मैं उसको एक्सप्लेन करूँ. 267 पेज के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में चले जाएं. Several attempts were made to completely explain the black body spectrum, but all of them failed due to one reason or another. For example, Rayleigh Jean presented a theory that could predict long wavelengths but was unable to predict short wavelengths. Similarly, Wayne presented a theory that explained short wavelengths but failed at longer wavelengths. ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया. लॉन्गर वेवलेंथ्स पे बहुत ही अच्छा रहा है रेले जीन्स लॉ, ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉर्टर वेवलेंथ्स पे हम इसको लेकर आए ये फ्लॉप हो गए. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. तो शॉर्टर वेवलेंथ्स के ऊपर ये फ्लॉप है, लॉन्गर पे ये चल रहा है. आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जा रहे हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स पर, ये ग्राफ असल ग्राफ से जुदा हो गया. सिमिलरली जब हम वेन्स लॉ की बात करते हैं तो ये शॉर्टर वेवलेंथ पे बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड पे जा रहे हैं लॉन्गर वाली साइड पे, इस तरफ टुवर्ड्स द आपके राइट साइड पर, तो ये उससे जुदा हो गया असल ग्राफ से. इट मीन्स कि जो वेन्स लॉ है ये लैम्डा शॉर्टर पे अच्छा रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ्स के ऊपर, लेकिन ये जो लॉन्गर वेवलेंथ्स है उस पे ये फ्लॉप हो गई. तो ये साइंटिस्ट जो है शॉर्टर पे ठीक रहा, ये साइंटिस्ट लॉन्गर पे ठीक रहा. लेकिन जो साइंटिस्ट दोनों में ठीक रहा, जिसने बिल्कुल इसी कर्व को ऐसे एक्सप्लेन किया जिस तरह से होना चाहिए था,
यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ना इसको प्रॉब्लम हुई शॉर्टर में ना लॉन्गर में। ब्लैक वॉज ब्लैक स्वेल प्लैंक, और प्लैंक की जो थ्योरी थी इजी को एच एफ, सिंपल और इजी तरीन रिलेशनशिप में, क्योंकि उसने सही बात पकड़ ली थी। ठीक है, और सही बात आप देखें कि कितनी आसान थी मुश्किल मुश्किल फॉर्मूलाज के मुकाबले में। इस फॉर्मूला ने इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को होली सोली एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली नोबेल प्राइज विनर का हकदार भी यही बनता। अब इस एग्जांपल 18.2 में जो कि आपको नीचे नजर आ रही है, उन्हें बड़े मजे की एग्जांपल दी हुई है कि टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक नॉर्मल ह्यूमन स्किन का टेम्परेचर है, गर्मियों के अंदर नहीं, एक नॉर्मल जो हमारी होती है आजकल के उसमें। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक ब्लैक बॉडी, और सर्टनली हम ही एक ब्लैक बॉडी हैं, तो व्हाट इज द, या चले हम भी एक ब्लैक बॉडी हैं अदर बॉडीज के साथ साथ, तो व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम स्किन। इसका मतलब है कि अगर हम भी अपने आप को एक ब्लैक बॉडी समझें, तो हमारा भी जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस किस्म का ही बनेगा। ठीक है, अगर ग्राफ इस किस्म का बनेगा ब्लैक बॉडी की तरह का, तो फिर यहाँ पे हमारी भी एक पीक आएगी, और ये जो पीक वैल्यू हमारे पास आएगी, इस पीक वैल्यू को हम लैम्डा मैक्सिमम कहेंगे। और लैम्डा मैक्सिमम अगर हम ले रहे हैं तो फिर ये क्या होगी, अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला नजर आता है वो वेन्स का नजर आता है। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि जी शॉर्टर है लॉन्गर है, एक फॉर्मूला उसने हमने लैम्डा मैक्सिमम का दे दिया, तो हम यहाँ पर उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेन्स लॉ आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको वेन्स कांस्टेंट पता होना चाहिए जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए जो कि 35 डिग्री सेल्सियस है। तो लैम्डा मैक्सिमम को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप फॉर्मूला को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, और इस तरह के ही एमसीक्यूज इसके पेपर में आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन एमसीक्यू में चीज़ बहुत दफ़ा आई हुई है कि फलां चीज़ का टेम्परेचर इतना है, इसकी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालें, तो आपको वेन्स लॉस वक्त याद होना चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू आपने यहाँ डालनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। तो 35 में जब आप 273 ऐड करेंगे तो ये चीज़ केल्विन में आ जाएगी, तो आप यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को डाल देंगे। ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख्याल है ऐड होके कितना बनता है, दैट इज गोइंग टू बी 308। 308 केल्विन जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन स्किन का टेम्परेचर है, सेल्सियस में 35 है। 308 को आपने यहाँ डालना है, कांस्टेंट की वैल्यू को आपने ऊपर से यहाँ डालना है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये तकरीबन जो आपकी वैल्यू बनती है ना, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 9.4, आई एम नॉट रॉन्ग, माइक्रोमीटर बनती है। माइक्रोमीटर की जो रेडिएशंस होती हैं हमेशा याद रखें कि ये इंफ्रारेड के अंदर आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट से बड़ी होती हैं, लाइट की नैनोमीटर में आती हैं। तो वही वाली बात है मैंने आपको जैसे बताई थी कि ह्यूमन बॉडी में से जो रेज निकलती हैं वो आया रीजन में लाई करती है, मीन्स कि ये हमें नजर नहीं आती। ये भी अल्लाह की एक ब्लेसिंग है कि हमारे अपने बॉडीज में जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कलरलेस हैं। अगर कलरलेस होती तो डेफिनेटली हर एक बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस है वो इमिट हो रही होती है, और एक अच्छा खासा आप लोगों को जो है वो एक मजाक ही बन जाता। तो अल्लाह ने ये भी एक हिडन चीज रखी हुई है कि हम ऐसी रीजन के अंदर उन रेडिएशंस को होने की वजह से नहीं देख पाते जो कि हमारे लिए विजिबल नहीं। सो guys that was all about ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आपने इसको ध्यान से समझना है, सुनना है, पढ़ना है, और इसका ओरल टेस्ट आपका मंडे वाले दिन होगा, जिसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो टिल देन गुड केयर ऑफ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।